हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बिल्कुल अच्छे से होंगे। सबसे पहले सॉरी, ये वीडियो आने में काफी वेट किया होगा, शायद आपने एक इम्पोर्टेंट काम में थे तो कुछ दिनों के लिए बिजी। अब वीडियो वापस स्टार्ट करते हैं। हमने पहले वीडियोस में देखे हैं, धारा 5 तक देख लिया हमने, सेक्शन 5 तक। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें आज से देखना सेक्शन 6। हम छोटे छोटे वीडियो में बनाएंगे, एक दो सेक्शन कवर करेंगे और सारे सेक्शन कवर कर लेंगे, ठीक है? तो अभी आज हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या रहेगा वो चीज देखते हैं। तो सेक्शन 6 है नगर पालिका की संरचना। संरचना क्या होता है कि कोई भी चीज होती है उसको कैसे बनाया जाएगा, उसका ढांचा क्या रहेगा, उसमें कौन काम करेगा, कौन क्या करेगा, किसका क्या काम होगा, यही सब बताएगा। संरचना संरचना मतलब वो बना कैसे, वो ढांचा जो होता है वो कैसे बना होता है, उसी को बोलते हैं संरचना। ठीक है? तो नगर पालिका की संरचना में क्या क्या है वो अभी देखते हैं धारा 6 में। देखिए, सबसे पहले तो एक होता है कि अभी लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से मिनिमम वार्ड, नई नगर पालिका हो चाहे कोई भी हो, मिनिमम वार्ड 13 होने जरूरी है। मतलब कोई भी नगर पालिका उसमें कम से कम 13 वार्ड होने जरूरी है। ठीक है? न्यूनतम वार्डों की संख्या है 13। तो किसी भी नगर पालिका में कम से कम 13 वार्ड होंगे। इसमें देखिए, राज्य सरकार समय समय पर परिवर्तन कर सकती है। गवर्नमेंट है वो कभी भी इसमें चेंज कर सकती है कि मिनिमम भी 10 भी कर सकते हैं, मिनिमम 20 भी कर सकते हैं, वो अलग गवर्नमेंट पे डिपेंड है। ठीक है? अभी देखते हैं नगर पालिका की संरचना क्या है। तो नगर पालिका में 3 लोग मिलकर नगर पालिका बनाते हैं। सबसे पहले होते हैं निर्वाचित सदस्य, जिनको जनता द्वारा वोट देके चुना जाता है। जनता द्वारा वोट देके नगर पालिका के लिए जो चुने जाते हैं उनको बोलते हैं निर्वाचित सदस्य। तो एक नगर पालिका में कम से कम 13 वार्ड होते हैं, तो कम से कम 13 सदस्य होंगे ही होंगे। देखिए, निर्वाचित सदस्य है, कम से कम 13 सदस्य होंगे। ठीक है? इसके बाद में है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन मतलब जिनका पद है वो फिक्स ही होता है, उनको इसके लिए चुनाव करके या फिर किन्हीं को इलेक्ट करके नहीं लाया जाता है। पदेन सदस्य वो होता है जिनका कोई पद है, वो आने पे वो दूसरी जगह उनका पद अपने आप आ जाता है। जैसे राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वो पदेन सदस्य है। उसी तरह से नगर पालिका में भी है अधिनियम। पदेन सदस्य अलग है, नगर पालिका होगी उसमें होगा विधानसभा का सदस्य, एमएलए बोलते हैं, एमएलए बोलेंगे, वो होगा नगर पालिका का पदेन सदस्य। नगर पालिका में पदेन सदस्य रहेगा विधानसभा का सदस्य यानी विधायक। नगर परिषद और नगर निगम, वहां होगा लोकसभा का सदस्य रहेगा, जिनको बोलते हैं हम एमपी। एमएलए, एम सारे डिलीट हो गए। एमएलए पदेन सदस्य है, कम से कम 13 वार्ड है। ठीक है? निर्वाचित सदस्य कम से कम 13, और ये एमएलए और ये एमपी। ठीक है? नगर पालिका में एमएलए रहेगा, नगर परिषद और नगर निगम में एमपी रहेगा। ठीक है? ये लोग हैं, इनका काम क्या रहेगा, इनका चयन कैसे होगा? कुछ नहीं करना। जो एमएलए बन गया वो नगर पालिका का पदेन सदस्य होगा, जो एमपी बन गया वो नगर परिषद और नगर निगम का सदस्य, पदेन सदस्य बन जाएगा। इसके बाद में होता है कि कुछ सदस्य होते हैं जो नगर पालिका में निर्वाचित या पदेन नहीं होते हैं, लेकिन उनको नगर पालिका अधिनियम की अच्छी जानकारी होती है, नगर पालिका के कामकाज के लिए अच्छी जानकारी होती है। वो मतलब सारे काम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। उन लोगों को डायरेक्ट बिना चुनाव लड़े ही वहां सदस्य बनाया जाता है। तो उनको बोलते हैं मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य है जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष ध्यान रखने वाले सदस्य। मतलब इन लोगों को विशेष ध्यान होता है इस चीज के, नगर पालिका के कार्य के बारे में। तो इनके ये सदस्य कितने होंगे? तो देखिए, नगर पालिका में 6 सदस्य मनोनीत होते हैं, नगर परिषद में 8 है,
और नगर निगम में 12 सदस्य हैं। ठीक है। अब इनमें थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं। पदेन सदस्य और मनोनीत सदस्य में कुछ डिफरेंस देखते हैं। देखिए, पदेन सदस्य है, इनको अपनी योग्यता योग्यता साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इनको अपनी योग्यता और कोई होगी तो वो साबित करनी पड़ेगी, इनको नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद पदेन सदस्य हैं, इनका वोटिंग राइट है, वोटिंग देने का राइट है। और इनको मीटिंग में बोलने का अधिकार है। ये सिर्फ मीटिंग में बोल सकते हैं, परंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये वोटिंग भी करेंगे, बोलेंगे भी। ये वोटिंग नहीं कर सकते और सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में इन लोगों को कोई हटा नहीं सकता है, हटा नहीं सकता। इनको सरकार कभी भी हटा सकती है। ये आगे भी लिखा हुआ है, बताएंगे भैया। सिंपल दिया, याद रखना। कम से कम 13 सदस्य होंगे। नगर पालिका में विधानसभा का सदस्य मतलब विधायक, नगर परिषद और नगर निगम में लोकसभा सदस्य एमपी। नगर पालिका में 8 सदस्य होंगे जो मनोनीत होंगे। नगर परिषद में सॉरी, नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 सदस्य मनोनीत होंगे। ठीक है। अभी देखिए जो पीछे वही बातें हैं इसमें लिखी हुई। पदेन सदस्य को मत देने का अधिकार होता है। पदेन सदस्य एमएलए एमपी, एमएलए या एमपी अधिकार होता है, तथा वे किसी भी मीटिंग में भाग ले सकते हैं, कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोटिंग राइट है इनके पास। पदेन सदस्य को अपनी पद की योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पदेन सदस्य और उनको जो पहले पद मिला हुआ उसी के अकॉर्डिंग ये पद मिला हुआ है। और दूसरी जगह वो चुनाव लड़के ही आए हैं, तो वहां उन्होंने अपनी योग्यता साबित कर चुके हैं। मनोनीत सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं है। मनोनीत सदस्यों को नहीं है मत देने का अधिकार। ठीक है। इनका कार्यकाल भी कोई निश्चित नहीं होता, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता, इनको सरकार कभी भी हटा सकती है, इनको सरकार कभी भी हटा सकती है। मनोनीत सदस्य को अपने पद के लिए योग्यता साबित करनी होती है, मतलब इनको ये साबित करना होता है कि यहाँ भी ये नगर पालिका के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं और ये सब, इनको क्यों मनोनीत सदस्य बनाया जाए। इंपॉर्टेंट चीज है, मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक सदस्य दिव्यांग होना जरूरी है। नगर पालिका 6 सदस्य हैं, परिषद 8 सदस्य हैं, निगम 12 सदस्य। इन सभी में कम से कम एक हैंडीकेप दिव्यांग होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद में देखिए, प्रत्येक जनसंख्या के पश्चात राज्य सरकार आरक्षित और अनारक्षित स्थानों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना कर प्रत्येक नगर पालिका में वार्डों की संख्या का पुनर्निर्धारण करेगी। कोई जरूरी नहीं है कि हर टाइम एक जितने ही वार्ड रहे। गवर्नमेंट हर जनसंख्या जनगणना होगी, उसके बाद में जो रिजर्व है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, महिला कैंडिडेट है, उनकी कितनी सीटें रिजर्व है और परिचय बन सके, तो वो हर जनगणना के बाद गजट में सूचना जारी करके इनको वापस रिडिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। अब ये कैसे होता है, हालांकि इसका क्वेश्चन है बट फिर भी एक बार आपको ये देखना जरूरी है क्या है ये। तो एससी एसटी का आरक्षण का निर्धारण कुल जनसंख्या के सापेक्ष उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगी। वहां कितनी जनसंख्या है और वहां एससी एसटी की कितनी जनसंख्या है, उसके अकॉर्डिंग वहां की ये सीट निर्धारित होती है। ओबीसी का आरक्षण प्रतिशत कितना है? नॉर्मली ये देखा जाता है कि 21% होता है, जो कि 27% से ज्यादा नहीं हो सकता है।
तो SC ST सहित कुल जनसंख्या के 50% में से जितना बचेगा वह प्रतिशत ओबीसी का आरक्षण होगा। मतलब टोटल जितना है उनमें से 50% रहेगा। जो 50% में से SC ST का निकाल के जितना बचेगा वो वो इनका ओबीसी का रहेगा। और ओबीसी का आरक्षण 21% से अधिक नहीं होगा। मान लीजिए 100 सीट है, 100 में से 50 तो आएगी जनरल के लिए, रिमेनिंग 50 ये बची। 50 में से 20 + 8 आ गई SC + ST के लिए, तो रिमेनिंग बची है 22 सीट। 22 सीट है तो ओबीसी के लिए तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 21 हो सकती है। तो जो ये एक सीट है ये जाएगी जनरल के लिए। तो यहाँ क्या होगा, 51 सीट जनरल के लिए, 28 SC ST के लिए और 21 ओबीसी के लिए। यही दूसरी तरह देखें, टोटल 100 सीट है, जिनमें से 50 जनरल की आ गई, प्लस 25 SC की, प्लस 10 ST की, तो रिमेनिंग रही 15, ये ओबीसी के लिए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओबीसी SC ST के कुल आरक्षण के 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। टोटल रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन उसका 50% है लेडीज के लिए रिजर्व है। ये कहाँ लिखा हुआ है? नगर पालिका अधिनियम में 2009 में लिखा है। परंतु एक इम्पोर्टेंट चीज है, 16 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के 50% आरक्षण पर रोक लगा दी। 50% वाला ये है, इस पे रोक लगाई कब? 16 जुलाई 2010। अभी क्या बोला है? 33(1/3) इतना ही रह सकता है। 33.33% आरक्षण ही महिलाओं को दिया जा सकता है। अभी महिलाओं के लिए 33 से 1/3% आरक्षण निर्धारित है। सपोज कीजिए 100 सीट है, जिनमें से 50 रिजर्व है, तो 50 में से 17 सीट रहेगी वो महिलाओं के लिए रहेगी। ठीक है।